सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को और सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। भाई क्या बात है चंचल, आज इतनी ये जो हंसी है, जो खिलखिलाहट है, मुस्कान है, कुछ अलग ही दिखाई दे रही। हाँ, हमें लगता है साथियों कि ये कुछ तो चोरी छुपे, कुछ तो बात है, कुछ राज है जो शायद बाद में निकलेगा, है ना? मुस्कान, मुझे तो ये कहना था कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा कीमती होती है। हाँ, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये मुस्कान उनकी ना छीने और हम कुछ ऐसा करें कि जो उनके मुस्कान के पल हैं उन्हें हम हमेशा सहेज कर रखें। सही बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने। और इसीलिए तो हम ये एक इस विषय भी लेकर आए, इस पर ढेर सारी हम बातें करेंगे। और मंगलवार का दिन है, ये खास होता है विरासत स्थल के लिए। हाँ। किसी एक विरासत स्थल पर जो हमारे देश के हैं, वहां हम घूमने ले चलेंगे अपने सुनने वालों को जी। और वो कौन सी जगह है ये बताओ? आज हम चलेंगे जिंजी किला, ये तमिलनाडु में है और ये मराठा सैन्य परिदृश्य का एक किला है जो कि 12 किलो में से एक किला है। तो 12 किले में से जो 11 किले हैं वो तो है महाराष्ट्र में, ये एक इकलौता किला है जो तमिलनाडु में है। हाँ। और तो इसका जो इतिहास है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, हम इस पे भी बात करेंगे। और पता है, कहते हैं कि महिलाएं खासतौर पर मोल भाव करती हैं। ये तो बड़ा देखो नाम ऐसा बदनाम है, पर हमने तो देखा है कई पुरुष भी मोल भाव करते हैं। क्यों भाइयों, करते हैं या नहीं करते? दोनों बातें बताइएगा, करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मोल भाव करने का पता है एक अपना अलग मजा होता है, और हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग करते क्यों है ऐसा, क्या इसका कोई फायदा है करने का या नहीं है, और मोल भाव करना भी है तो किस तरह से करना चाहिए। तो इस पे अपने विचार जरूर रखें और हमें बताएं उन्हें क्या लगता है, क्या सोचा है, कोई ऐसी घटना उनके साथ हुई है कि मोल भाव की वजह से कोई चीज ले ली या मोल भाव की वजह से कोई चीज छूट गई। हाँ, है ना? इतना मोल भाव किया कि पता लगा सौदा पटा ही नहीं, तो वो छोड़ कर आनी पड़ी। हाँ। कभी किसी ने आपको तो लगा कि आपने बड़ा अच्छा सौदा पटा लिया, लेकिन कहाँ ठग कर आए हो। तो ऐसे पता चला अगली दुकान पे जाकर के वही चीज कम में मिली हो, इस तरह से कुछ हुआ है क्या? तो अपने अनुभव जरूर साझा करें हमारे साथ, लेकिन हम पहले एक गीत सुन लें। चलिए।
दीपा, ये जो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और ये भारत की अब 44वीं संपत्ति बन गई है जी। और ये 12 किलों का एक पूरा नेटवर्क है जिसे 17 से 19वीं सदी के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने विकसित किया, जो ज्यादातर पहाड़ी, तटीय, द्वीपीय किलों के साथ और भूभाग अनुकूलन, सैन्य शक्ति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण की एक रक्षा प्रणाली जैसी बनाते हैं। और 12 किलों का जो ये समूह है, जैसा हमने बता भी दिया कि इनमें से 11 जो किले हैं ये महाराष्ट्र में है, जो है सोलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और सिर्फ एक जिंजी किला है जो कि तमिलनाडु में है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, तो जैसे आपने कहा कि तमिलनाडु में है ये जिंजी किला, तो तमिलनाडु का विल्लीपुरम जिला जो है वहां पर है ये किला। इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, यानी पूर्व का ट्रॉय। और हमारे देश में सबसे अभेद और शानदार किलों में से एक, मतलब जिसको भेदना बहुत ही कठिन रहा हमेशा हर दुश्मन को। और ये किला अपनी अनूठी वास्तुकला, रणनीतिक स्थिति और गौरवशाली इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये सिर्फ एक संरचना नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के जो सैन्य कौशल है उसके बारे में ये बताता है। और ब्रिटिश शासन जब था उस दौरान इसकी मजबूती के कारण ही इसको पूरब का ट्रॉय ये नाम दिया गया था। और ये जो किला है ये 3 पहाड़ियां जो हैं, राजगिरी, कृष्णागिरी और चंदिया दुर्ग, इन पर फैला हुआ है, जो कि बहुत एक विशाल परिसर जैसा नजर आता है। बिल्कुल सही बात। अब ये सोचिए कि भाई इसका इतिहास क्या है। तो जिंजी किले का इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब चोल शासकों ने यहाँ छोटे स्तर पर निर्माण किया था। वैसे देखा जाए तो इसका वास्तविक इतिहास, मतलब इतिहासकार बताते हैं कि इसका वास्तविक विकास और सुदृढ़ीकरण विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था। बाद में मराठों ने भी इसका निर्माण करा, मुगलों ने भी किया, फ्रांसीसी, और आखिर में अंग्रेजों के नियंत्रण में ये रहा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले थे उसमें दक्षिण भारत में सबसे सुरक्षित किला माना गया था। और राजा राम, जो शिवाजी के पुत्र थे, उन्होंने मुगलों की घेराबंदी के दौरान इस किले से बहुत सालों तक प्रतिरोध भी किया। और इस किले की जो वास्तुकला है वो बड़ी अनूठी है। इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत खड़ी है और लगभग 800 फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ ये किला है। इसी वजह से शायद दुश्मनों को वहां तक पहुंचना हमेशा बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए यहाँ तक पहुंचना, इसीलिए तो इसको अभेद किला माना जाता है। और इसकी जो लंबी दीवारें हैं वो करीब बताया जाता है कि 13 किलोमीटर लंबी दीवारें हैं इस किले की। और ये जो मुख्य किला है इसके शीर्ष चोटी तक पहुंचने के लिए एक संकीर्ण पुल को पार करना पड़ता है। और दुश्मनों को रोकने के लिए ये जो चीजें होती थी ना, जो बनाते थे, सकरा सा पुल है, ये बड़ी जरूरी हुआ करती थी। बिल्कुल। और कहते हैं कि जब भी कभी दुश्मन कोई चढ़ता था ना, तो इस पुल को वो लोग तोड़ दिया करते थे, फिर बाद में बन जाया करता था, लेकिन हमेशा तोड़ दिया करते थे ताकि दुश्मन कभी ऊपर चढ़ाई कर ही ना पाए। और हमारे जो श्रोता हैं वो भी ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसमें एक इमारत है इसके अंदर, इसका नाम है कल्याण महल। ये 7 मंजिला इमारत है जिसकी वास्तुकला एक अलग ही शैली में बनी है, बहुत ही बेहतरीन शैली है उसकी। और इसका उपयोग उस वक्त, उस जमाने में शाही विवाह या कार्यक्रम के लिए, जो से बड़े बड़े जो शाही कार्यक्रम या उत्सव हुआ करते होंगे, उस वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस किले में बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ आने वालों को आकर्षित करती हैं। बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो यहाँ की जो उन्नत तकनीक है, जो वास्तुकला है, उसके बारे में दिखाती हैं। यहाँ का जो अनाज भंडारण है वो बहुत महीनों तक अगर यहाँ पर उसे सुरक्षित रखा जा सकता था, यानी कि अगर कोई युद्ध चल रहा है तो इतना सारा अनाज भंडारण करके रखा जा सकता था। जी, मतलब कि अगर अब किले के नीचे अगर घेराबंदी हो गई तो किले के अंदर इतना भंडारण है कि बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। और अभी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटा सा अंतराल हम बढ़ जाएगा। अवश्य।
अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे जिंजी किले के बारे में जी, और उसके अनाज भंडारण की। जी। तो अनाज भंडारण के अलावा यहाँ कुछ धार्मिक इमारतें भी हैं जो धार्मिक सद्भाव का परिचय देती हैं। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो भी बड़ी उत्कृष्ट बनाई गई थी। जो पहाड़ियों के बीच से जो प्राकृतिक जल आता है उसका संचरण कैसे कर सकते हैं और उसे कैसे काम में लिया जाए, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई साधन थे नहीं कि ऊपर पानी पहुंचा सके। तो उसी पानी का संचय किया जाता था और साल भर तक, जब तक बारिश ना हो अगले साल की, इसी पानी से काम चलता था। क्या बात है। और इस किले को जीतना चंचल लगभग असंभव माना जाता था और इसकी ऊंची दीवारें और गहरी जो घाइयां हैं इसे दुश्मनों के सीधे हमले से हमेशा बचाती थी। और इसीलिए इस किले की घेराबंदी करनी पड़ती थी, जो इसका मजबूत प्रमाण है। और ये ना केवल इतिहास प्रेमियों के लिए एक तीर्थ के समान है, बल्कि जो लोग यहाँ घूमने जाते हैं उनके लिए भी एक पसंदीदा स्थल है। खास तौर पर जो लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं वो यहाँ पर बहुत जाते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के साथ साथ यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका भी आनंद वो ले सकते हैं। और उस जमाने के जो वास्तुकला, जो वास्तुनिष्ठ होते थे, किस तरह की इंजीनियरिंग और कितनी दूरदर्शिता थी उनके कोई भी इमारत बनाने में, इस चीज का अगर प्रमाण आपको देखना है तो ये किला एक बार जरूर देख लीजिए। और हम चलते हैं एक गाने की तरफ। चलिए। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए
कदम। वो है लेखक और निर्देशक, उन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई। जहाँ तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ। अपनी वेब सीरीज और फिल्मों में उन्होंने उठाए कुछ जरूरी सामाजिक मुद्दे। गुड्डी गुडियों के खेल में हमेशा गुड्डी ही बूढ़ी होती है, गुड्ढा हमेशा जवान ही रहता है। सो इस फिल्म के माध्यम से मैं काफी कुछ कहना चाह रहा था। फिल्म के किरदार में वे जज्बात पिरोते हैं। हर कहानी किसी भी जॉनर की हो, वो इमोशन के बारे में होती है, और अगर आप इमोशन सही पकड़ लें तो आप कोई भी कहानी कह सकते हैं। लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा। हक है मेरा। शनिवार 31 जनवरी शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज, सिर्फ विविध भारती पर। परिवार में अगर छोटे बच्चे ना हो तो घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और जो उनकी मुस्कान जब वो बखेरते हैं तो वो, अगर हम गुस्से में भी है ना तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कान अनायास ला देती है। बिल्कुल सही कहा। और अभी तो चंचल, हमारी जो हम जहाँ रहते हैं, हमारे उस फ्लोर पे पड़ोसी के घर में छोटा सा बेबी आया है, बच्चा आया है। तो सिर्फ घर नहीं, अब तो पूरा का पूरा हमारा जो मंजिल है, जो हमारा फ्लोर है, सबके दरवाजे आजकल दिन में खुले रहते हैं, क्योंकि बच्चे को कभी सामने वालों के यहाँ जाना है, कभी पड़ोस में जाना है, कभी कहाँ जाना है, और शाम के वक्त तो लॉबी में सब आकर के उसके साथ खेलते हैं। बिल्कुल। और छोटे बच्चों के साथ में खेलते वक्त कई बार हम भी छोटे बच्चे ही बन जाते हैं। और जब हम बात करते हैं उनके मुस्कान को सहेजने के बारे में, तो डिजिटल तौर पर तो आजकल हर कोई मुस्कान या उन पलों को सहेज कर रखता है, एक वीडियो के माध्यम से या एक फोटो के माध्यम से। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन अनमोल पलों को अपने दिल में, अपनी यादों में किस तरह से संजो कर रखना है। क्योंकि ये जो प्यार भरे अनमोल पल होते हैं, इसमें है कि हम उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ हम पूरा समय बताएं, उनकी पूरी बात को ध्यान से सुनें, उनके साथ खेलें, उन्हें गले लगाएं और हर तरह से उन्हें सुरक्षित महसूस करवाएं, ताकि ये जो उनकी निस्वार्थ खुशी है या प्यारी सी जो मुस्कान है, जो निश्चल मुस्कान होती है छोटे बच्चों की, और ये खुशी उनका भविष्य लेकर आएगी। और यही सच्ची खुशियां होती हैं उनके लिए। बिल्कुल सही कहा। और जब हम अपने बच्चों को प्यार और सुरक्षा देते हैं ना, तो वो भी खुलकर मुस्कुराते हैं। बिल्कुल, है ना। और कई मर्तबा हम अपने किसी काम में उलझे रहते हैं, है ना, तो अपने गैजेट्स में बिजी हो जाते हैं या फिर कुछ और काम में, तो वो भी खुद को अकेला महसूस करने लगते हो। फिर देखो आप, छोटा सा बच्चा किस तरह से अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसे कैसे चीजें, आवाजें निकालेगा या आपके पास आएगा, आपको थोड़ा हिलाएगा कि मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, है ना? और जब वो ऐसा करता है तो आप अपने गैजेट्स को एक तरफ साइड में कहीं रख दीजिए और उसकी बात को सुनिए, उसके साथ वक्त बिताइए और उसकी छोटी छोटी सी तुतली जो बातें हैं उनको सुनिए, उसके साथ खेलिए, उसको कहानियां सुनाइए। और ऐसा करने से वो बड़े खुश रहते हैं और उनकी मासूम हंसी जो है वो हमारे दिल को भी रोशन कर देती है। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी छोटी छोटी जो उपलब्धियां होती हैं और उनकी हरकतों की तारीफ करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना बच्चों, क्लैपिंग क्लैपिंग, इस तरह से बोलते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे के साथ उसके हर पल को पूरी तरह हमें जीना चाहिए और उनके साथ हंसें, क्योंकि ये मुस्कान उनकी अमूल्य है। देखिए, हमारे सुनने वाले साथी हैं, वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं कि उनके हाव भाव को हम डिजिटल तरीके से सहेज सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुस्कान को सहेजने के लिए हमें कुछ ज़रूरी एहतियात बरतना भी चाहिए और उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय पर उनका टीकाकरण होना चाहिए, उन्हें पौष्टिक आहार देना है, उनके दांतों की सही देखभाल हो, इसीलिए उनकी नींद पर्याप्त मिले, इन बातों पर भी ध्यान दें। और दिन भर की जो उनकी गतिविधियां होती हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। ये बड़ी अच्छी बात की तरफ ध्यान उन्होंने हमारा खींचा है। बिल्कुल सही कहा। और अब देखो ना, एक बच्चे की मुस्कान दुनिया की, यूं कहा जाए तो सबसे शुद्ध खुशी होती है जी, जो दिल को छू जाती है। ये मुस्कान उनके सुरक्षित और खुशहाल बचपन की निशानी है, जो आने वाली कल की अच्छी तस्वीर बनाती है। और ये पल जल्दी बीत जाते हैं, नहीं ऐसा लगता है? इसीलिए उन्हें सहेजना और उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और हमें भी याद रखना है कि एक गीत के साथ आगे बढ़े हम। चलिए। मैंने कहा फूलों से
सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक अंतराल का। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं दीपा माहेश्वरी। और अंतराल पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारे नन्हे मुन्नों के मुस्कान को किस तरह सहेज कर रखना है, इसके बारे में। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि अपने बच्चों की मुस्कान को सहेज कर रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वर्कलोड के चलते नन्हे मुन्ने भी हमसे अलग हो रहे हैं। और स्कूल में जब वो जाते हैं, LKG, UKG, नर्सरी के बाद वो आ रहे हैं, इसके पहले शैशवावस्था से पहले ही वो मोबाइल प्रेमी बने रहते हैं। महानगरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी फ्लैट संस्कृति के चलते ये परिदृश्य आसानी से देखा जा सकता है। जी, बात तो सही है कि आजकल बच्चों को मोबाइल की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं हम लोगों की भी आदत, हम लोगों की भी उसमें जो है जिम्मेदारी बन गई है, या हम भी दोषी हैं? क्योंकि बच्चा पैदा होता नहीं है कि हम तुरंत फोटो खींचते हैं, सबको भेजते हैं, ग्रुप बन जाता है और सब लोग चाहते हैं कि हमें दिखाओ। और जो स्क्रीन की इतनी तेज लाइट होती है वो बच्चे की आंखों को आकर्षित करती है और आदत हो जाती है। फिर आजकल स्कूल में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं कि उसमें बच्चों को दिखाना है, सिखाना है, समझाना है, तो उसके लिए फिर उनकी आदत हो जाती है। और इस तरह से जहां पे इतने रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं और वो इस चीज को, मोबाइल को खिलौना समझते हैं और उन्हें वो फिर हाथ में तो चाहिए ही। बिल्कुल। तो मोबाइल के रेडियंस जिस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे अगर बचाना है तो कुछ जिम्मेदारी हमें भी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं, आजकल छोटे बच्चों पर स्कूल बैग बहुत भारी हो गए हैं, होमवर्क और स्कूल में वो बहुत थके और उदास से रहते हैं। मोबाइल की वजह से वो दोस्तों के साथ बहुत कम खेल पाते हैं। हर वक्त पढ़ाई और भारी बैग के कारण उनकी हंसी गायब हो गई है और हंसने खिलखिलाने का मौका हमें उन्हें पूरा पूरा देना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उन्हें थोड़ा मोबाइल से बाहर निकाल कर ये जो बाहरी और जो असली दुनिया है, हंसने की, मुस्कुराने की, खेलने की, उसमें उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। प्रोत्साहित करने के अलावा जब बच्चा छोटा है तो आप उसको एक आदत लगाइए, शाम का समय जब होता है तो आप चाहे बिल्डिंग के नीचे ले जाएं, बच्चों के, अन्य बच्चों के साथ वो खेले कूदे, या अगर आपके घर के आसपास कोई बाग बगिया है तो वहां ले जाइए। बिल्कुल। कुछ झूलों में झुलाइए और अन्य बच्चों को खेलता देखकर अगर आपका बच्चा भी गुमसुम रहता है तो वहां वो भी खेलने कूदने लगेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। और देखो ना, बच्चे हमारी दुनिया की धड़कन होते हैं। उनकी प्यारी हंसी, मासूम सवाल और न खत्म होने वाली मांगे भी हमें, कितने भी हम उदास क्यों ना, हमारे दिन को वो रोशन कर देती है। उनकी तुतलाती भाषा में जो वो बार बार सवाल होते हैं ना, उनके तो जवाब ही नहीं मिलते। कई बार इस तरह के सवाल बच्चे पूछने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। और जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, हम उसे सहारे, या ये करें कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर बच्चा सुरक्षित, प्यार से भरा और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आजाद हो। कुछ इस तरह का हम अगर सभी मिलकर थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा खास होता है और वो अपनी मासूमियत से हमारे भीतर बसे बच्चे को भी बाहर निकाल के ला सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों की मुस्कान वो आईना है जिसमें इंसानियत की सबसे शुद्ध तस्वीर झलकती है। कितनी सुंदर बात लिखी है। और एक ये है संदेश जो कहता है कि अपने नन्हे मुन्नों की बहुत सी तस्वीर खींचकर एल्बम में लगा रखी है। जैसे होता है कि फोटो खिंचवाते समय कहते हैं मुस्कुराओ, तो बहुत सी हंसती खिलखिलाती फोटो है। अब जब उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी भी मुस्कुराहट हंसी एल्बम में लगा रखी। जब कभी अकेले मन उदास होता है तो पुराने एल्बम में खलकालती हूँ। अभी भी मेरी छोटी बेटी की 2 बेटियां हैं, एक 5 साल की, एक 7 साल की। उनसे वीडियो कॉल पर बात करती है और उनकी प्यारी प्यारी बातों से मेरा मन बहलता है। और कहीं ना कहीं गानों से भी मन बहलता है।
कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। देखो मेरी आँखें, तुम्हारा ही खुमार है। होठों की लाली, सनम तेरा प्यार है। देखो मेरी आँखें, तुम्हारा ही खुमार है। होठों की लाली, सनम तेरा प्यार है। दिल को लगाया मुझे तो इकरार है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। माना तेरा आंचल हाथों से अभी दूर है, बाहों में उठा लूं ये अरमा जरूर है। माना तेरा आंचल हाथों से अभी दूर है, बाहों में उठा लूं ये अरमा जरूर है। मानो ना मानो दीवाना बेकसूर है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। भाई दीपा, ये जो मोल भाव करने की आदत होती है ना, यानी कि बार्गेनिंग जिसे हम कहते हैं, देखा जाता है बड़ी रोचक सी बातचीत होती है जो एक खरीदार और जो विक्रेता है उसके बीच में होती है। यानी कि खरीदार जो है वो कम दाम देना चाहता है और जो विक्रेता है वो चाहता है कि भाई उस चीज के दाम उसको ज्यादा मिल जाए, और दोनों मिलकर आपस में एक कीमत पर आकर इस मोल भाव के बाद में सहमत हो जाते हैं। हाँ, और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है भाई, जो हमारे देश में तो आम है। अब इसे हाँ। कला कह लो आप या खेल की तरह देख लो आप, लेकिन इस कला में समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास बड़ी जरूरी चीज है, खासकर ऐसे बाजारों में जहां तय दाम होते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात का। अब चलो मान लो कि मैं एक खरीदार हूँ और तुम दुकानदार हो, तो ये चलो। बार्गेनिंग किस तरह होती है? हाँ। एक बैग लेने में तुमसे गई तो मैं तुमसे कहूंगी भाई भैया इसके सही सही दाम लगाइए। अरे नहीं मैडम, 550 रुपए से एक पैसा कम नहीं हो सकता। अरे भैया क्या बात करते हो, 2-3 दिन पहले ही तो मैं यहाँ से लेके गई थी और बिल्कुल 300 रुपए में ऐसा ही पर्स लेके गई थी मैं तुमसे। अरे नहीं मैडम, आपने कहीं और से खरीदा होगा। भैया मैं तो सालों से तुम्हारे यहाँ से सामान खरीदती आ रही हूँ, कुछ तो ख्याल करो भाई, कुछ तो सोचो। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए 500 रुपए लगा रहा हूँ। हाँ नहीं भाई इतना तो नहीं, 400 रुपए मैं दे दो, इससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं दूंगी मैं तो। अच्छा चलो ठीक है मैडम, ना आपकी ना मेरी 450 में ले जाओ, ठीक है? नहीं रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। और बस इस तरह कह के मैं आगे चली गई। अरे 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 मैडम, अरे नाराज क्यों हो रही मैडम, सुनिए तो। चलिए 400 में ही दे देता हूँ। अरे आप आओ तो सुनो तो मेरी बात पहले। और बस इस तरह से थोड़े से मोल भाव के बाद दीपा क्या होता है
कि किसी एक चीज का सौदा पक्का हो जाता है। और ये जो मोल भाव का जो दृश्य है ना, जो हम बातचीत कर रहे थे, जो बड़े शहरों में कुछ बाजार होते हैं, आमतौर पर ऐसा दृश्य देखने को मिल जाएगा, बहुत आम सी बात है। इससे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही खुश हैं। खरीदार ये सोच के खुश हो जाता है कि भाई जो 5 या 550 की चीज थी वो 300 में, 350 में, 400 में खरीद लाया, और दुकानदार ये सोचता है कि चलो भाई कुछ हुआ, कुछ नहीं, 100-150 रुपए तो मुनाफा मैंने कमाई तो मिला। हाँ बिल्कुल। और हर इंसान ये सोचकर खुश होता है कि मैंने दुकानदार से इतने रुपए कम करवा लिए, लेकिन ये विचार भी कम ही करते हैं कि दुकानदार कभी भी नुकसान उठाकर सामान नहीं बेचेगा। मोल भाव करना जिनकी आदत है वो लोग फिक्स रेट वाली दुकानों से सामान खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां से सामान खरीदने के बाद वो लोग मैंने 200 रुपए बचा लिए वाले ये जो अपने सुखद एहसास है ना, उससे कहीं वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए इसके साथ किसी ग्राहक को ये भी लगता है कि भाई कहीं दुकानदार उसे कोई ठग ना ले, इसलिए ऐसे लोग मोल भाव को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानकर चलते हैं, और उन्हें दुकानदारों से इस तरह की रोचक सी जो वार्तालाप ये करना भी बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो बातचीत है ना, इसका अपना एक अलग अंदाज होता है। मोल भाव करने वाले खरीदार बहुत मजबूत इरादे से अपने धीरज का परिचय देते हुए अपनी बात पर डटे ही रहते हैं कि भाई इतनी ही कीमत में हम ये सामान खरीदेंगे। अच्छा चंचल, एक बात है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें बार्गेनिंग में वो लोग माहिर होते हैं। उन्हें इसके बिना शॉपिंग करने में मजा ही नहीं आता, क्योंकि हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचना देखिए ये एक सहज प्रकृति है मानव की, इसलिए लोगों को मोल भाव करना अच्छा लगता है। पर इस पे शोध भी किए गए हैं, उसके अनुसार पुरुषों की तुलना में स्त्रियां ज्यादातर मोल भाव करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गृहस्थी चलाने के लिए जिम्मेदारी होती है और वो हमेशा बचत करना चाहती है। और मोल भाव के बारे में दुकानदार जो है ना, इनका सोचने का ढंग थोड़ा सा अलग होता है। वो मानते हैं कि कितना ही सस्ता सामान वो क्यों ना बेच दें वो, लेकिन ग्राहक को यही लगेगा कि भाई हम उनसे ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, और दाम को कम कराए बिना वो उनसे सामान खरीदते भी नहीं है। इसीलिए कई बार मजबूरी में थोड़ा सा एक मुनाफे का मार्जिन रखकर वो चलते हैं, ताकि ग्राहकों की बात का मान भी रह जाए और वो भी नुकसान होने से बच जाए। बिल्कुल। और कई दुकानदार ये भी मानते हैं चंचल कि जब खरीदारी के वक्त मोल भाव किया जाता है तो इसी बहाने कई बार हमारी बोरियत दूर हो जाती है, ग्राहकों के साथ हमारा भी अपनापन भरा एक रिश्ता कायम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोल भाव नहीं कर पाता तो दुकानदार का फायदा तो हो ही जाता है। कभी कोई खरीदार कीमत कम करवाने में कामयाब हो जाता है तो उनको उतना फायदा नहीं हो पाता है। फिर भी दुकानदार के मुनाफे का बैलेंस तो बना ही रहता है। लेकिन जब महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं तो दुकानदार बार्गेनिंग की वजह से उन्हें पहले से ही ज्यादा कीमत बताते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो रेट के जो टैग लगे हुए रहते हैं, प्राइस टैग लगे हुए रहते हैं, वो असल कीमत से ज्यादा के ही होते हैं, ताकि ग्राहक को भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई ये 600 की चीज थी, हमने 400 में ले ली, जबकि वो चीज होती शायद 300 रुपए की ही हो, लेकिन उनको भी एक संतुष्टि हो जाती है। फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं। चलिए। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। चलो भाई, मोल भाव करते करते आगे बढ़ते हैं और हमारे एक श्रोता का कहना है कि मोल भाव करके सस्ती चीज खरीदने में हमें संभावित नुकसान से सतर्क रहना जरूरी है। समय की बर्बादी के साथ आर्थिक नुकसान भी होता है, धोखाधड़ी की संभावना भी रहती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन हर सस्ती चीज खरीदकर बाद में रोना भी कई बार पड़ सकता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। ये भी हो सकता है कि आप मोल भाव करते करते में कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान कहीं पा जाए, तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, हमारे एक श्रोता कहती है कि मोल भाव महिला की सबसे पसंदीदा शगल है, या यूं कहिए कि हमारा तो ये अधिकार है। भाई, हम अपने घर की वित्त मंत्री हैं, घर हमें चलाना है और मोल भाव तो हमें करना ही पड़ेगा। सच मानिए, अगर मोल भाव ना हो तो खरीदारी का मजा ही नहीं आता। सब्जी हो, चूड़ी, फल मार्केट हो या स्ट्रीट शॉपिंग हो, दुकान में साड़ियां ही क्यों ना हो। इसलिए शॉपिंग में या मॉल में या ऑनलाइन हमें पसंद ही नहीं आता। कुछ जगहों पे मैं मोल भाव नहीं करती हूँ, खासकर दिवाली दशहरा जैसे त्योहारों पर बाजारों में। और कहीं कोई अगर महिला हो या उसका परिवार हो तो मैं जरा भी मोल भाव नहीं पसंद नहीं करती हूँ वहां पे मोल भाव करना। हम लाख अपना पीठ थपथपा लें कि हम मोल भाव करके सस्ते में सामान ले रहे हैं, पर हमेशा ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कभी बिजनेसमैन घाटा सहकर आपको अपना सामान नहीं बेचेगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छोटे व्यापारी और स्ट्रीट वेंडरों के साथ ये चीजें अक्सर कर देखी जाती हैं, जैसा कि आम बातचीत। ये आदत पैसे की बचत के साथ बेहतर सौदा पाने के साथ सामाजिक बातचीत का हिस्सा भी है, जो दोनों के हित में रहता है। फिर भी सस्ता लेने की लालच में कहीं आपको कोई चीज महंगी ना पड़ जाए, इसमें क्वालिटी के साथ कोई भी गारंटी होने की संभावना ज्यादातर नहीं मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी है कि अच्छी तरह मोल भाव करना हर खरीदार के वश में नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार का बहुत अहम हिस्सा है। इस संबंध में शॉपिंग विशेषज्ञ जो सुझाव दे रहे हैं, वो सुझाव, अच्छा कुछ सुझाव भी है उनके बारे में। हाँ, वो ये बताते हैं कि मोल भाव करने का पहला असूल है कि हमारी बातचीत की शैली बहुत प्रभावशाली हो। बिल्कुल सही। और अपनापन उसमें हो बिल्कुल, कि वाकई में ऐसा लगे कि भाई ये तो कोई अपना ही आ गया है। ये भी सही। तो तभी हमें अपने दुकानदार से अपनी बात मनवाने में हम सफल हो जाते हैं। ये भी सही। देखो, ये सब चीजों पे हाँ कर रही है सखियां। अब इससे हम मोल भाव कर सकते हैं, है ना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अच्छी तरह मोल भाव नहीं कर सकते, तो फिर हमेशा फिक्स्ड प्राइस वाली दुकानों पे ही जाएं और वहीं से ही सामान खरीदें। बिल्कुल। और दुकानदार जो होते हैं ना, वो चेहरे के हाव भाव पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। इसलिए कोई भी सामान खरीदते समय बिल्कुल दुकानदार को ये जाहिर ना होने दें कि ये जो भी सामान है आपको बहुत ज्यादा या जरूरत से ज्यादा पसंद आ गया है और बड़े दिन से आप इसकी तलाश कर रहे थे। ऐसे में हो सकता है कि वो दुकानदार आपकी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करे और मोल भाव का सारा मामला जो है ना, वो धरा ही रह जाएगा। वो अपनी कीमत पे अड़ जाएगा, क्योंकि उसने ये आपकी आंखों में पढ़ लिया कि आप इस चीज को लिए बिना नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारी बुआ की बेटी वो ऐसी कहती थी, जब हम लोग कहीं बाजार जाते थे ना, तुम्हें वो पसंद आ रहा है ना, वो लाल दुपट्टा, ज्यादा आंखें मत अपनी चौड़ा करियो। अगर तुमने कर दिया ना, तो वो देखना उसके पैसे जरा भी कम नहीं करेगा। उसकी थोड़ी स्टाइल अलग ही है हमारी बुआ की बेटी की, तो वो कुछ इस तरह से ही बातें करती, आंखें ना चौड़ा करियो।
तो देखो दीपा, जिन दुकानों में मोल भाव होता है ना, सही बात है कि वहां ठगे जाने का खतरा भी बना रहता है जी। इसलिए जब भी आप खरीदारी कर रहे हैं तो क्वालिटी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इन चीजों को देख परख कर सामान खरीदना है। और हम जिस कीमत पर सामान को खरीदना चाहते हैं, दुकानदार से उससे भी थोड़ी कम कीमत पर सामान खरीदने को कहें, क्योंकि भाई वो भी थोड़ा सामान दाम बढ़ाएगा, फिर हम बढ़ेंगे। तो एक कीमत जो तय होती है ना, वहां तक पहुंचने के लिए ये बार्गेनिंग बड़ी जरूरी प्रक्रिया होती अच्छा है। इस बारे में देखो एक बड़ा मस्त बड़ा मतलब रोचक संदेश आया है। ये हमारी सहेली है, वो कुछ दिन पहले बनारस गई। अब उन्हें बनारस के जो स्ट्रीट पे वहां पे कोई एक इन्हें साड़ी बहुत पसंद आ गई। तो जैसे कि हम सब कह रही हैं सारी सखियां कि भाई हमें तो मोल भाव करना बहुत पसंद है, तो अब इन्होंने भी सोचा कि क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो अब भाई लेंगे। अब साड़ी का जो दाम उन्होंने बताया, इन्होंने उसका सीधा आधा दाम बोला दुकानदार। अच्छा। कुछ देर तक ये मोल भाव चलता रहा। ये वापस आ गई हमारी सखी जी। अब इनको लगा कि हम टूरिस्ट हैं, पहचान तो गए हैं वो दुकानदार, तो क्या कम करेंगे, जाने दीजिए। लेकिन कल मतलब अगले दिन जब वो वापस उस मॉल रोड से निकली और उस दुकान के पास गई कि भाई क्या मन है आपका, आप देंगे? तो उन्होंने उसी जो दाम जिन पे ये चाह रही थी हमारी सखी, उन्हें उसी दाम पे ये साड़ी उन्हें मिल गई और बड़े खुश हो गई वो कि भाई हमने आधे दाम पे साड़ी ले ली। लेकिन अब वो ही है कि भाई आपको मान लीजिए 3,000 की साड़ी 1,500 में मिल गई है। अब मन में ऐसा शंका आ जाती है ना चंचल, 1,000 में भी मिल सकती थी, अरे कहीं कुछ और कम हो जाता तो भाई कहीं अगर आप मोल भाव में बहुत माहिर हैं तो, और जिन्हें मोल भाव नहीं आता, तो हमारी कोशिश रहती है कि भाई उनको साथ में लेके चले, ताकि ये हमारे कुछ पैसे कम करवा देंगी, हमारी कुछ बचत करवा देंगी। और एक बड़े मजे की बात ये भी है कि मोल भाव यानी बार्गेनिंग ये खाली हमारे देश में नहीं होती। बहुत सारे लोगों के ऐसे अनुभव रहे होंगे जिन्होंने विदेश में जाकर वहां की गलियों में शॉपिंग करी है। सिर्फ फिक्स रेट की दुकानें, वहां भी जैसे हमारे यहाँ गलियों में बाजार लगते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इस तरह के बाजार लगते हैं, तो वहां भी ये जो बार्गेनिंग है हुआ करती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां रात में बाजार लगते हैं और वहां पर बड़े कम कीमत पर चीजें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त मोल भाव वहां पर भी चलता है। तो और विदेशी टूरिस्ट को देखकर वहां के जो दुकानदार होते हैं वो भी बढ़ चढ़कर कीमत बताते हैं। तो ऐसे देश में जब आप जाते हैं, जब वहां की भाषा से और चीजों से अनजान हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर जाएं, ताकि आपके साथ कोई ठगी ना हो। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि और अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं ना जो स्ट्रीट शॉपिंग की जैसे आपने बात करी, तो आपको मालूम है मोल भाव तो यहाँ होने ही वाला है। नहीं कर सकते तो ना करिए, फिक्स शॉप पर ही जाइए जहाँ पे कि आपको पता है कि क्वालिटी भी बिल्कुल वहाँ पे चेक के साथ रखी जाती है। अब जैसे मॉल है तो मॉल में तो कहीं पे कोई आप कर ही नहीं सकते जो तो रेट में आपको मिल है कि मोल भाव करना बड़ी एक रोमांचक प्रक्रिया है, खासतौर पर पर्यटकों के लिए। मोल भाव करके कई बार हम कम कीमत पर सामान खरीदकर कुछ पैसे बचा लेते हैं, लेकिन ये एक कला है जिसमें समझदारी चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए, और बड़ी सही तकनीक के साथ अगर आप इसे करेंगे तो सही डील पा सकते हैं। और आप सुन लेते हैं ये गीत। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। पहचानी तू आके चली छम से, यूं धूप के दिन पानी। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का।
मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा। लेते हैं विदा चंचल वर्मा और दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली